नमस्कार। संवाद के नमस्कार। आज के इस अंक में मैं संजय भारद्वाज हमारे सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 23 अप्रैल 23 अप्रैल अर्थात विश्व पुस्तक दिवस, 23 अप्रैल अर्थात कॉपीराइट दिवस। बहुत महत्वपूर्ण है पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस, यानी लेखक को उसका अधिकार दिलाने की बात भी है। अन्यथा बहुत आजकल तो हंसी मजाक में कहा जाता है कि कॉपीराइट का अर्थ है कॉपी टू राइट टू कॉपी, यानी आप किसी का कोई साहित्य चुरा लीजिए। राइट टू कॉपी को आजकल कॉपीराइट कहा जाने लगा। ऐसे में 1995 से यूनेस्को ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की। यद्यपि स्पेन में तीसरे दशक में, मैं कहूंगा 1930 के लगभग इसका आरंभ हो गया था, और उसके बाद उसी से प्रभावित होकर 1995 में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस यूनेस्को ने घोषित किया। जहां तक संबंध भारत का है मित्रों, हम सब जानते हैं हमारे यहाँ वाचन संस्कृति का विशेष महत्व रहा है, हमारे यहाँ पुस्तकों का विशेष महत्व रहा है। और खास तौर पर जब मैं वाचन संस्कृति की बात करता हूं तो मैं इंगित करना चाहूंगा, मैं संकेत करना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति में धार्मिक पुस्तकों के पारायण की जो विधि है वो वाचन संस्कृति के महत्व को अपने आप प्रतिपादित करती है। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पाठक वर्ग एक समय में धार्मिक लेखन अधिक होता था, उन पुस्तकों का वाचन करना पारायण की एक पद्धति के माध्यम से वो हमारी एक पठन संस्कृति को, वाचन संस्कृति को आगे ले जाता रहा। और ये कहा जाता है कि जब कदम कदम पर रेस्टोरेंट्स खुल रहे हों, होटल खुल रहे हों और ढूंढे से शहर में कोई पुस्तकालय ना मिले, तो ये वो समय होता है जब आपका पेट तो फैलने लगता है लेकिन आपका दिमाग सिकुड़ने लगता है। और ऐसे समय में इस सिकुड़ते हुए दिमाग को फैलाने का काम भारत की, विश्व की अन्य संस्थाएं कर रही हैं। इनमें से दो संस्थाओं के ऐसे पुरोधाओं से आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हिंदुस्तानी प्रचार सभा के निदेशक मुंबई से श्री संजीव निगम। निगम जी नमस्कार और आपका स्वागत। दर्शक मित्रों, जैसा आप जानते हैं, निगम जी आप खुद को कृपया अनम्यूट कर लें। दर्शक मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री संजीव निगम प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। खासतौर पर व्यंग्य विधा में उनका नाम जो है भारत में जाना माना है। तमाम पुरस्कार जो है उनसे वे अलंकृत हो चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी सम्मिलित है। हमारे दूसरे अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं श्री मधु मिलिंद मेहंदड़े। मेहंदड़े सर, आपका हार्दिक स्वागत। आप भी कृपया स्वयं को अनम्यूट कर लें। इस समय आप म्यूट हैं मेहंदड़े जी। श्री मधु मिलिंद। नमस्कार सर जी नमस्कार। उनका मूल नमस्कार। विषय तो नमस्कार। भूगोल रहा है। वे एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लगभग इस समय अगले वर्ष से उसका जो 175वां वर्ष आरंभ होगा, 174 वर्ष से पुणे में काम कर रहे पुणे नगर वाचन मंदिर के अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़े पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं। आप दोनों अतिथियों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस चर्चा को आगे ले जाते हुए, संवाद को आगे ले जाते हुए, मैं आरंभ करूंगा, आगे ले जाने के मुकाबले कहूंगा कि आरंभ करूंगा श्री संजीव निगम से। संजीव जी, मैं चाहूंगा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा जाना माना नाम, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की, जैसा उल्लेख भी मैंने किया। मैं जानना चाहूंगा कि संस्था के आरंभिक दिन किस तरह के थे और वहां पर पुस्तक और पुस्तकालय, इस बात की प्रेरणा किस तरह से मिली, उसकी स्थापना किस तरह से। मैं आरंभिक दिनों की बात करना चाहता हूं, बाद में हम वर्तमान की ओर भी लौटेंगे। जैसा कि अधिकांश लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना 1942 में, वो भी 5 मई को वर्धा में और 31 मई को मुंबई में स्वयं महात्मा गांधी ने की थी जी। और उसके बाद जो दादा भाई नौरोजी की जो 2 नवासियां थी, गोशी बेन और पेरी बेन कैप्टन, इन दोनों ने इस संस्था को आगे बढ़ाया। तो शुरुआत में ये संस्था किसी एक दूसरे परिसर से चलती थी, जो कि शायद किराए का परिसर था यहाँ चौपाटी के पास मुंबई में, और उसमें तब इतना बड़ा काम नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद इस संस्था का 1960 के आसपास या आके अपना खुद का भवन बना, 5 मंजिला भवन बना इसका, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मदद दी। जब वो भवन बन गया तो इसके पास एक जगह हुई अपनी पूरी 5 मंजिला भवन। तब ये सोचा गया कि अब इसके अंदर एक
पुस्तकालय भी बनाया जा सकता है, बहुत बड़ा पुस्तकालय बना सकता है। और इसकी मूलतः प्रेरणा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई की रही उसके पीछे, जो कि बहुत लंबे समय तक इस सभा के अध्यक्ष भी रहे जी और ट्रस्टी भी रहे बहुत लंबे समय तक के। और उनकी प्रेरणा से जो है ये एक पुस्तकालय की स्थापना हुई और उस पुस्तकालय को इस तरह स्थापित किया गया कि वो एक रिसर्च सेंटर बन सके वाह इस जगह पर। तो उस तरीके को उसको ध्यान में रखते हुए उसका नाम भी शुरुआत में महात्मा गांधी रिसर्च सेंटर और लाइब्रेरी था इसका नाम। तो उस जी तरीके से उसको डेवलप किया गया कि वहां से अनुसंधान के काम चलेंगे हिंदी साहित्य के अंदर, उर्दू साहित्य के अंदर और दूसरी भाषाओं के अंदर। इसलिए वहां पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय तभी खड़ा किया गया और इस पुस्तकालय में लगभग करीब करीब 50,000 के करीब किताबें हैं और जो अलग अलग विषयों की किताबें हैं, अलग अलग भाषाओं की किताबें हैं और मूलतः ज्यादातर बहुत सारे संग्रह हैं, बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। तो इस तरीके से उसका गठन किया गया और ये अपने आप में काफी लंबे समय से शोधार्थियों के बीच में बड़ा ही लोकप्रिय, मुंबई खासतौर से मुंबई के और लेकिन मेरे अपने देखने में आया, मेरे अनुभव के समय में आया कि ना सिर्फ मुंबई के बल्कि मुंबई के बाहर के भी कई लोग कुछ ऐसी किताबों की खोज में जो कि भारत में कहीं नहीं मिली, उसकी खोज में हमारी लाइब्रेरी में आए और यहाँ इस लाइब्रेरी में उनको किताबें प्राप्त हुई। बहुत उर्दू बहुत की बहुत किताबें मिली, महत्वपूर्ण। हिंदी की किताबें मिली और यहाँ पर उन शोधार्थियों ने इसके लिए हमने फिर इसका अब जो क्योंकि ऐसी-ऐसी किताबें हमारे पास हैं जो बहुत-बहुत सालों से, तो हमने पूरी मैक्सिमम अपनी जो अच्छी किताबें हैं उन सबको डिजिटाइज करा दिया है। जिससे जी कि अब वो इवन यहाँ तक के जो यूएई वगैरह के अंदर जो लोग होते हैं, वो भी उसकी डिजिटाइज कॉपी जी जी लेकर मैं वहां पर आऊंगा बैठ करके संजीव इसका जी। शोध कर रहे हैं। जी संजीव जी मैं आऊंगा, हुँ, डिजिटाइजेशन पर भी आऊंगा। मैं पहले ये चाह रहा था कि जैसे हुँ, आपने कहा कि महात्मा गांधी जी के हाथों स्थापना, उसके बाद पंडित नेहरू जी के का एक विशेष सहयोग मिला जिसके चलते ये 5 मंजिला इमारत खड़ी हुई, यानी चरनी रोड हुँ, में जो इमारत है आप उसी की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मैं और उसी की चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद मोरारजी भाई का जो है नेतृत्व मिला और इतना विकास और विस्तार हुआ। और जैसा आपने बताया कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि भाषा और साहित्य से जुड़े विषयों के अनुसंधान को दृष्टिगत रखते हुए एक पुस्तकालय का आना, यानी हुँ, बहुत आगे की सोच के साथ एक पुस्तकालय ने जन्म हुँ, लिया। मैं आगे के विषयों हुँ, पर लौटूंगा, पर जैसा मैं कह रहा था कि 174 वर्ष बीत गए हैं। 174 वर्ष की यात्रा छोटी यात्रा नहीं होती। पुणे नगर वाचन मंदिर, पुणे में ही नहीं महाराष्ट्र भर में सुप्रसिद्ध नाम है। हमारे साथ जुड़े हैं उसके अध्यक्ष श्री मधु मिलिंद मेंजड़े जी। मेंजड़े जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि पुणे नगर वाचन मंदिर के बारे में, उसके आरंभिक दिनों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करें। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, चूंकि मेंजड़े जी मूल रूप से मराठी भाषी हैं, मराठी वाङ्मय में, मराठी क्षेत्र में उनका काम अधिक होता है। हिंदी की ये विशेषता है मेंजड़े जी कि हिंदी हर भाषा के साथ चलती है, सबको आत्मसात करके चलती है। आप जहां आवश्यकता पड़े हम आपकी सहायता करेंगे। आप जिस भी तरह की आप हिंदी के साथ जुड़ना चाहें आपका स्वागत है। आप कहें, जहां आवश्यकता हो आप मराठी में कहें, मैं हूं, संजीव जी हैं, हम उस बात को हिंदी में हमारे दर्शकों तक ले जाएंगे। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मेंजड़े जी, आप म्यूट हैं, आपका स्वर नहीं आ रहा है। जी अब अनम्यूट हो चुके हैं हेलो। आप। हाँ, नमस्कार सर। पुणे नगर वाचन मंदिर की स्थापना 1848 में लोकहितवादी देशमुख ने करवाई थी। जी भांडारकर भी उनके साथ थे, जी 2-3 और लोग भी साथ थे। जी में विशेष करके इंग्रज के अधिकारी जो है, उन्होंने ये पुणे नगर वाचन मंदिर स्थापन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था। जी इसके बाद 4-5 बरस पहले हमारे पास 100 किताबें थी। इसके बाद 200-400 हो गई और उसके बाद 4-5 बरस के बाद हमारे जो ग्रंथालय था, वो ग्रंथालय को आग लग गई। हिंदी में आग ही बोलते हैं। जी और इसके बाद सार्वजनिक सभा करके एक संस्था है, उन्होंने हमको जगह दी। उन्होंने बताया कि आप तकलीफ में है, आपके पास जगह नहीं है, हमारे ऑफिस में आपका ग्रंथालय शुरू कीजिए। क्या बात। थोड़े दिन के बाद हमारे लोगों ने पैसे इकट्ठा करके
पुणे में लक्ष्मी रोड के यहाँ एक बहुत बढ़िया जगह खरीद की और उसके ऊपर अभी हमारा पुणे नगर वाचन मंदिर स्थापित हो गया है। क्या हमारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इसके वास्ते कि हम सब लोग 174 का बरस देख रहे हैं। वो सब लोगों को मैं नमस्कार करूंगा क्योंकि उनका योगदान तो बहुत है, जी लोगों का योगदान भी बहुत है। अभी बाद में शुरुआत में महात्मा गांधी जी का नाम लिया था। 100 बरस पहले महात्मा गांधी जी पुणे नगर वाचन मंदिर में आए थे। लोकमान्य तिलक का एक हमारे यहाँ तस्वीर है, वो तस्वीर को उद्घाटन करने के लिए महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और बैरिस्टर जिन्ना आए थे। ऐसा हमारे लाइब्रेरी में उनका उल्लेख है। लेख है। एक ऐसा भी है, विंस्टन चर्चिल भी हमारे यहाँ आते थे। वो अच्छा, खड़की में रहने के लिए थे और विंस्टन 6-7 चर्चिल। दिन वो विंस्टन चर्चिल जी वो यहाँ रहते थे खड़की में, और वो सुबह पुणे नगर वाचन मंदिर में आते थे। ऐसा भी लेख हमारे यहाँ मिला है। बहुत ऐसा महत्वपूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे पास 1 लाख से और किताबें हैं, क्या लेकिन बात। ये सबका जो योगदान है वो जो पुराने लोग हैं और ये अभी के लोग सब ने ये जो काम किया है उनको मैं नमन करता हूँ पहले। बहुत उम्दा जानकारी आपने दी महेंद्र सर। महेंद्र जी ने जैसा बताया 1848 में पुणे नगर वाचन मंदिर की स्थापना हुई। उन्होंने बताया कि आरंभ में 100-200 पुस्तकें थी और फिर सामान्यतः कहीं ना कहीं एक संघर्ष का समय आता है कि वो जो छोटा सा ग्रंथालय था वो भी आग के हवाले हो गया, जल गया। और उसके बाद आप देखिए कि सामाजिक इसमें एक जिसको आप कहते हैं कि विधायी शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां वो साथ आती हैं। एक अन्य संस्था ने उन्हें अपना स्थान दिया कि आप यहाँ आइए, क्योंकि आप पुस्तकों के लिए काम कर रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, उनको भी तभी विचार नहीं होगा कि ये यात्रा इतनी लंबी होगी कि आज 174 वर्ष और कितनी ऐतिहासिक बातें। जैसे महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की, यहां उल्लेख है कि 100 वर्ष पहले वे नगर वाचन मंदिर में, पुणे नगर वाचन मंदिर में पधारे थे। लोकमान्य तिलक जी के एक तैल चित्र का ये था, उनसे संबंधित कोई कार्यक्रम था, उसके लिए महात्मा गांधी जी आए। फिर दूसरी बात इन्होंने एक और बताई कि उस समय जो एक पठनीयता वाली बात थी, विंस्टन चर्चिल जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए। और महेंद्र जी, मैं आपसे कह दूं, आपने कहा कि खड़की में रहते थे और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी खड़की में रहता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में संभावनाएं बहुत है। तो हम इस यात्रा को आगे लेकर चलते हैं। और जैसा मैंने उल्लेख किया था, मित्रों, मैं दोनों संस्थाओं को साथ में लेते हुए उन्हें महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के साथ सामने साझा करवाना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में लेकर आना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि भारत की अन्य ऐसी अन्य संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और प्रेरणास्पद भी होंगी। संजीव जी, उल्लेख हुआ था कि केंद्रीय कारागारों के लिए हिंदुस्तानी प्रचार सभा ने अपने पुस्तकालय आरंभ किए। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, हम लोगों का क्या था कि लंबे समय तक हमारी संस्था जो थी साहित्यिक क्षेत्र में काम करती रही। तो उसके बाद हमको लगा कि कुछ अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कुछ और बढ़ना चाहिए, तो हमने सामाजिक क्षेत्र चुने। शुरुआत हमने की सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े-बड़े सेमिनार्स करने के उन विषयों पर। ऐसे ही एक बार एक विचार आया, खासतौर से हमारे ट्रस्टी हैं फिरोज पैश साहब, उनके दिल में एक बार विचार आया कि क्यों ना हम कैदियों के लिए लाइब्रेरी स्थापित करें, उनके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए इस बहाने। और उसके लिए फिर हमने सबसे पहले महाराष्ट्र के जो पुणे के अंदर ही, आपके पुणे में ही वहाँ पे कार्यालय है, जो जेलों के प्रमुख हैं वहाँ पे पुलिस विभाग के महाराष्ट्र के, उनसे जाके बातचीत की डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय से। और जैसे हमने सुझाव उनको दिया कि हम ये सोच रहे हैं, वैसे ही उनका तुरंत एक रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने कहा कि हमारे पास गाने को लेकर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग को लेकर तो बहुत सारी संस्थाएं आती हैं, लेकिन किताबों को लेकर ये पहली संस्था हमारे पास आई है जो कह रही है कि हम यहाँ पे किताबें लेकर आएंगे कैदियों के लिए। और तुरंत उन्होंने उसकी परमिशन दी। तो पहले आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर
ये लाइब्रेरीज खोलने की परमिशन मिली, तो अपने पहली लाइब्रेरी जो कैदियों के लिए खोली, इस विचार के साथ कि उनके तक हम ये सब अच्छी किताबें पहुंचे, वो 2 अक्टूबर 2016 को पुणे के यरवड़ा जेल में खोली, जी क्योंकि गांधी जी यरवड़ा जेल में बहुत लंबे समय तक के उसमें कैद रहे थे। तो उसको ये एक बिंदु बनाते हुए हमने इसको खोला, और हमने जो किताबों का सिलेक्शन किया, 2-3 बातें उसमें खास तौर से ध्यान रखी। एक तो ये कि सारी किताबें नई खरीदी जाएं। कोई ऐसा नहीं कि कोई कहीं से दान मिल गई, कहीं से कुछ मिल गया और वो किताबें इकट्ठी करके, चाहे कैसी भी किताबें थी, वो भेज दी जाए। दूसरा ये कि एक-एक किताब का चयन हमने स्वयं किया कि ये रुचिकर किताबें हैं कि नहीं है, ये ज्ञान देने वाली किताबें हैं कि नहीं है, ये किसी प्रकार से कोई गलत संदेश देने वाली किताब तो नहीं है। ये सब रखा, और हर तरीके की किताबें हमने उपन्यास लिए, हमने उसमें नाटक लिए, हमने उसमें कविताएं ली, हमने उसमें कहानियां ली, हमने उसमें जीवनियां ली, हमने उसमें स्किल डेवलपमेंट की किताबें ली। इस तरीके से हमने एक पूरा बुके, एक गुलदस्ता किताबों का तैयार किया, और लगभग 2000 किताबें जी हमने वहां पे पुणे जेल में दी, पहला जेल का खोला। फिर हमने ये सोचा कि 3-4 महीने बाद सोचा कि हमारा ये जो परीक्षण था ये कैसा रहा, इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो हम 2-3 महीने बाद अक्टूबर में खोला, फरवरी महीने में उसके बाद 2017 में हम पुणे में यरवड़ा जेल की यात्रा पे दोबारा गए, और हमने जब वहां के रिकॉर्ड चेक किए, वहां पे लोगों से बात की, तो हमें पता लगा, जान के बड़ी खुशी हुई कि वहां पर रोज शाम को 400 से 500 कैदी लाइन में खड़े होते हैं किताबें लेने के लिए, वाह वाह और 7 से 8 आदमियों को लगाने पड़ते हैं किताबें इशू करने के लिए, जारी करने के लिए। तो ये चीज हमको बहुत अच्छी लगी कि कैदियों में पढ़ने के प्रति इतना रुझान है इन किताबों, और उसने हमको बहुत प्रोत्साहन दिया। फिर उसके बाद हमने इसको पहले महाराष्ट्र के स्तर पे किया, फिर पूरे हमने उसको राष्ट्र के स्तर पे कर दिया, और अभी तक के हम देश के 14 राज्यों में 90 जेल्स के अंदर लाइब्रेरी, पुस्तकालय के कैदियों के लिए स्थापित कर चुके हैं। और सब जगह से हमारे पास यही रिपोर्ट है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कि वहां पर कैदी बड़ी संख्या में इन किताबों को पढ़ते हैं, और उसके लिए उनको अलग से व्यवस्था बनानी पड़ रही है जेलों में, जिससे कि किताबों का सही ढंग से दिया जा सके और उनको वापस लिया सके। ये बधाई का और मैं कहूंगा कि अभिनंदन का विषय है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण। ये कहा जाता है कि शब्द जो हैं वो खुद तो मौन होते हैं, लेकिन उनमें व्यक्त जो विचार है वो शनै शनै एक मुखर क्रांति को जन्म देता है। यानी उन शब्दों के माध्यम से, पुस्तकों के शब्दों के माध्यम से। और आपने उल्लेख किया कि हमने कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट की पुस्तकें ली, कौशल विकास की पुस्तकें ली। ये सारे जितने बिंदु हैं, क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है, देखा गया है, तथ्य भी ये कहते हैं कि जिसको आप कहते हैं कि कोल्ड ब्लडेड, बहुत विचार करके किए गए अपराधों की संख्या बहुत कम है। सामान्यतः आवेश में अपराध हो जाते हैं और उसका दंड सामने वाला भुगतता है। तो वो जो उसका दंड का समय है, वो जो अवधि है, उसमें यदि वो अपने कौशल का विकास करे, वो मानसिक रूप से यदि स्वस्थ रहे, तो बाहर आने के बाद समाज के बीच में उसकी स्वीकार्यता तुलनात्मक रूप से बढ़ेगी, और वो अधिक कॉम्पिटेंट होकर, अधिक प्रतियोगी बनकर, अधिक प्रतिबद्ध होकर समाज में लौटे। तो इसमें पुस्तकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और हिंदुस्तानी प्रचार सभा, जैसा संजीव जी ने बताया, 90 पुस्तकालय पूरे भारत में जेलों में अब तक स्थापित हो चुके हैं। ये अपने आप में अद्भुत बात है, अपने आप में अनन्य बात है। पुस्तकों के इस महत्व के साथ एक अन्य बिंदु जो मुझे समझ में आया है, वो है इन पुस्तकों के व्यवस्थापन का, इनके मैनेजमेंट का। क्योंकि पुस्तकालय जब आरंभ हुए, फिर जैसे जैसे उनका विस्तार होता चला गया, पहले केवल एक व्यक्ति द्वारा, फिर कुछ व्यक्तियों का समूह हो गया, वो पुस्तकालय को संभाला करता था, फिर कुछ सॉफ्टवेयर आने लगे। अब उसके बाद में मैं महेंद्र जी के यहाँ पर पुणे नगर वाचन मंदिर में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है 2-3 बार। मैंने वहां पर एक विशेष व्यवस्था देखी। मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है महेंद्र जी, शायद RFID कहलाती है वो, RFID टैग। तो मैं जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए, आप कृपया संक्षेप में बताएं कि RFID ये तकनीक क्या है, और इसका लाभ पुस्तकालय को और आम पाठक को भी किस तरह से होता है। मूल रूप से तो पुस्तकालय को होगा व्यवस्थापन की दृष्टि से, RFID के बारे में थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को दें। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें एक किताब को एक चिप लगता है,
वो चिप के ऊपर एक स्टिकर लगता है। और हमारे यहाँ 1 लाख से ज्यादा पुस्तक ग्रंथ है। जी पहले क्या होते थे, लोग आते थे, एक आदमी को एक पुस्तक लेने की परवानगी है तो वो 2 लेके जाता था गलती से। तो क्या हो गया, हमारे ऐसे 20,000 पुस्तक चोरी हो गए। तो फिर हमने आरएफआईडी के लिए ध्यान दिया। 15-20 लाख रुपए हमारे ग्रंथालय ने उसके ऊपर खर्चा किया है। हर पुस्तक के ऊपर चिप लगता है। और एक आदमी कोई भी किताब ज्यादा और रजिस्टर ना करके ग्रंथालय से बाहर नहीं ला लेकर नहीं जा सकता है वो सकता। जी पुस्तक, नहीं लेकर नहीं जा सकता। क्योंकि वो सायरन बजता है, तो किताब बाहर गया तो उसका सायरन बजता है। और हाँ, इमीडिएट मेरे को मेल आता है कि ये आदमी ज्यादा एक, किताब लेके जा रहा है। और हमारा यहाँ वॉचमैन तुरंत उसको रोक लेता है। जी वहाँ स्टॉप करता है। रोक पाता है। जी जी ऐसा आरएफआईडी है हमारे यहाँ। और आपने बताया वो हमारे यहाँ कॉम्पैक्टर भी है पुस्तकांक की देखभाल करने के लिए। कॉम्पैक्टर भी ऐसा है, 7-8 लाख रुपए खर्चा करके। अभी क्या है, पुणे बॉम्बे में जगह कम है लेकिन किताब तो महत्वपूर्ण है। और वो जगहों का भी मूल्य बहुत बढ़ गया है। तो कॉम्पैक्टर में बहुत सारी किताबें कम जगह में बैठ सकती है। ऐसा कॉम्पैक्टर हमारे पुणे नगर वाचन में है। देखिए संजीव जी, आपके लिए भी मुझे लगता है दर्शकों के साथ साथ जो भी लोग हम पुस्तकों के क्षेत्र में छोटा मोटा काम कर पा रहे हैं, बड़ा काम कर पा रहे हैं, जैसे हिंदुस्तानी प्रचार सभा कर रही है, पुणे नगर वाचन मंदिर कर रहा है, एक महत्वपूर्ण बिंदु आरएफआईडी यानी जिसके माध्यम से वो एक चिप लगाई जाती है पुस्तक में, और चूंकि वो सीधे कनेक्ट किया हुआ है, तो यदि गलती से या कभी जानबूझकर भी, चूंकि हो सकता है, तो जब कोई पुस्तक इस तरह से बाहर जाती है तो उसकी तुरंत जो है जानकारी मेल द्वारा भी और बीप द्वारा भी जो है संबंधित विभाग के पास आ जाती है। और कॉम्पैक्टर की उन्होंने बात की, मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत ही अलग कल्पना है कि कम जगह में, चूंकि हम देख रहे हैं कि गांवों में कितने बड़े घर थे, धीरे धीरे शहर, और शहरों में फ्लैट में भी अब जो है हम देख रहे हैं कि फ्लैट भी कुछ हद तक दड़बे नुमा हो गए, स्थान लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन कम स्थान का अधिक से अधिक उपयोग, ये करने का जो तरीका है वो कॉम्पैक्टर के माध्यम से, मुझे लगता है कि मेंजड़ी जी की बात का लाभ अन्य बहुत सारे ऐसे लोगों को जो पुस्तकालय के क्षेत्र में है उनको मिलेगा। इस पर ध्यान दें, खासतौर पर बड़े शहरों में काम करने वाली संस्थाएं। मैं निगम जी से ये जानना चाहूंगा कि आपकी अभी तक कितनी शाखाएं हैं, देश के सिवा भी क्या हम कहीं विदेशों में भी काम कर रहे हैं? हमारी शाखा तो कोई नहीं है, जी हमारा यही एक ऑफिस है बंबई के अंदर जो है। जी लेकिन जहां तक विदेशों की बात है तो हमने उसके अंदर भी अपना कदम बढ़ाए हैं। और जिस प्रकार से हमने अपने देश के अंदर ये कैदियों के लिए लाइब्रेरी खोलना तो एक बात है, इसके अलावा हमने कई आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो स्कूल कॉलेज है उनमें लाइब्रेरी खोली है वहां के छात्रों के सुविधा के लिए। इसके साथ साथ श्रीलंका के केलानिया यूनिवर्सिटी के अंदर जी वहां पर हमने देखा था कि वहां पर हिंदी की पुस्तकों का बहुत कमी थी और कई सालों से उन्होंने नई किताबें नहीं खरीदी थी। उसको देखते हुए हमने वहां पे पूरा 2000 किताबों का एक हिंदी किताबों का पूरा खंड एक स्थापित किया है पुस्तकालय में वहां के। जी उसके अतिरिक्त मॉरिशस के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अंदर भी हमने यही लगभग 2000 किताबों के करीब के हिंदी और थोड़ा थोड़ा उर्दू, इन दोनों किताबों का वहां पे खंड स्थापित किया, लाइब्रेरी खंड स्थापित किया है। इस प्रकार से पुस्तकों के मामले में हम अपने देश की सीमा से बाहर निकलकर भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, बल्कि हमारा तो और भी था, हमारा इधर इजिप्ट में बातचीत चल रही थी ये खोलने के लिए, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, इसके कारण से हम वो चीज नहीं हो पाई। नहीं तो वहां भी हम एक लाइब्रेरी स्थापित करने जा रहे थे हिंदी और उर्दू की किताबों की। इस तरह से देश के बाहर निकल के भी जहां हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम किताबों को लेकर और अपनी पुस्तकालय को लेकर वहां तक जाए और वहां भी ये सुविधा पहुंचाए। जी। तो हिंदुस्तानी प्रचार सभा ने
मॉरिशस में और श्रीलंका में, और अब उनकी यात्रा और आगे जा रही है पुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि पुस्तकें जब जाती हैं तो उनके साथ में संस्कृति है, उनके साथ में सभ्यता जुड़ी हुई है, उनके साथ में चूंकि भारत से संबंधित है तो भारत का ज्ञान जुड़ा हुआ है, इस सब का भी विस्तार होता है। लेकिन विस्तार के इस समय में आज जब सारा मामला हम देख रहे हैं कि ई होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है, संचार की गति बहुत बढ़ी हुई है, उसमें मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ क्या कहीं हमें ई पुस्तकों की आवश्यकता अधिक महसूस नहीं होती? क्या जो हमारे संग्रह है उसे डिजिटाइज करके उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती? मैं महेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, चूंकि पुणे नगर वाचन मंदिर डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम कर रहा है, तो संक्षेप में एक जानकारी उसके भी आपसे मैं लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ 6-7 मिनट का, उसमें हम इस बात को समापन की ओर लेकर जाना चाहेंगे। पहले मैं महेंद्र जी से जानना चाहूंगा डिजिटाइजेशन के बारे में। पुणे नगर वाचन मंदिर का खुद का एक यूनिट है, उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं। हम किताबें जो 60 साल पहले पब्लिश हो गई थी उसके पिछले साल की किताबें हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा स्वर कम आ रहा है महेंद्र जी, आपका थोड़ा सा स्वर कम आ रहा है जी। हेलो जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ा सा कम लग रहा था, अभी ठीक। 400 के ऊपर हमारी किताबें डिजिटलाइज हो गई है और हमने विकिपीडिया कॉमन्स के वेबसाइट के ऊपर वो फ्री में लोड किए है। हमारे यहाँ हमारी खुद के किताबें है। हमारा पुणे नगर वाचन मंदिर फ्री ऑफ चार्ज कौन सी भी किताब लोगों को डिजिटलाइज करके देती है। पुणे के यहाँ 60 किलोमीटर में भोर शहर है, तालुका है, उसमें गंगूबाई वाचनालय करके है, उसका डिजिटलाइजेशन किताबों का हमने किया है। वाई का लोकमान्य टिळक वाचनालय वाई, तालुका वाई, जिला सातारा, उसका भी डिजिटलाइजेशन हमने किया है। पुणे में शिक्षण प्रसारक मंडली के दत्तवामन पोद्दार थे, उनका भी डिजिटलाइजेशन हमने किया है। हम पुणे नगर वाचन मंदिर के लोग ये डिजिटलाइजेशन फ्री में दूसरे ग्रंथालय के कर देते हैं। अभी पुणे के नजदीक अहमदनगर नगर वाचन मंदिर करके है, उनके भी 100 किताबें हमारे यहाँ आई है। देखिए लगभग जी 1000 से ज्यादा किताबें हमने की है, लेकिन 400 हमने विकिमीडिया कॉमन्स पे ऊपर वेबसाइट में डाली है। देखिए वेबसाइट पर 400 पुस्तकें आ चुकी हैं, 1000 से ज्यादा पुस्तकें अभी तक डिजिटाइज फॉर्म में, उस प्रारूप में जो है पुणे नगर वाचन मंदिर कर चुका है। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि केवल अपने तक सीमित न रहते हुए जो भी इस क्षेत्र में, ग्रंथालय के क्षेत्र में, पुस्तकालय के क्षेत्र में आने संस्थाएं हैं, उनके लिए भी काम करना, और इसके माध्यम से एक धरोहर जो है, क्योंकि 100 वर्ष, 150, 200 वर्ष पुरानी पुस्तकें जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जिनकी शायद मुश्किल से एकाध प्रति बची हो, उसको डिजिटाइज करके रखना, यानी अपने इतिहास को संरक्षित रखने जैसा एक बड़ा काम ये संस्था कर रही है। और वैसे भी पुणे नगर वाचन मंदिर जो है उसे एक संरक्षित धरोहर का जो है मानांकन प्राप्त है, चूंकि अगर आप वहां प्रवेश करेंगे तो वो पुरानी लकड़ी के फर्नीचर, पुराने सारी व्यवस्था उस तरह की, तैलचित्र पुराने, इन सब का एक महत्व, उसी क्षेत्र में संस्था आगे इसको लेकर भी जा रही है। संजीव जी, मैं आपसे भी बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की क्या भूमिका रही है? हिंदुस्तानी प्रचार सभा ने भी इसके महत्व को समझा है और अपनी जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं सबको डिजिटाइज करवा दिया गया है। और जैसा आपने कहा, उसी उद्देश्य से करवाया गया कि जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो हमारी धरोहर किताबें हैं, वो कहीं नष्ट ना हो जाए, कहीं समाप्त ना हो जाए, इसलिए उनको संभाल के रखना अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उसको देखते हुए लगातार इस क्षेत्र में और आगे भी वो काम को, हम उस काम को बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ पुणे वाचन मंदिर ने जो पुणे नगर वाचन मंदिर ने जितना काम किया है, मेरे इसी अवसर पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो उनका जो काम है वो वास्तव में बहुत अतुलनीय काम है, बहुत प्रशंसनीय काम है जो डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में वो कर रहे हैं और दूसरों को जो मदद कर रहे हैं। तो ये एक रास्ता दिखाने का, दूसरों को भी रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, पुस्तकों की सुरक्षा रखे क्षेत्र में। तो ये बहुत बहुत उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद, धन्यवाद सर।
महेंद्र सर का धन्यवाद अब तक पहुंचा होगा। एक अंतिम छोटा सा जी। प्रश्न, क्योंकि 3-1 मिनट और शेष है, मैं संजीव जी से पहले जानना चाहूंगा, आज के दौर में जब ये समझा जाता है कि पाठक मुद्रित पुस्तक से दूर हो रहा है, ऐसे में पुस्तकालय को लेकर किस तरह की कठिनाई अनुभव करते हैं, समस्याएं क्या है और आपकी दृष्टि में उसका समाधान क्या है? अत्यंत संक्षिप्त उत्तर चाहूंगा संजीव जी। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हाथ में ही सबके किताबें दे दी हैं, लोग बाग अपने मोबाइल पर भी किताबें पढ़ सकते हैं, तो एक लाइब्रेरी तक आने की ये क्यों उठाएगा कोई चीज? तो उसके लिए मुझको ऐसा लगता है कि हमको भी अपने लाइब्रेरी का जो पुराना व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे और कुछ तकनीकी का वहां भी प्रवेश कराना पड़ेगा और कुछ तकनीकी के रूप से अपनी किताबों से और पाठकों को भी सीधे जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि वो लोग अगर कहीं पर भी चाहे तो वहां से बैठकर भी वो हमारी किताबों की सुविधा को प्राप्त कर सके। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हमको भी लाना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से बता दूं, कि जो सुख हाथ में किताब लेकर पढ़ने का है, वो सुख डिजिटाइज वर्जन में या मोबाइल के ऊपर किताब पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, ये बहुत 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 सारे लोगों का यही अनुभव है। जी, हर पाठक, हम सभी साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं इसलिए इस बात को जानते हैं कि जब कभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो ऑनलाइन और पुस्तक में यह अंतर है कि आप ऑनलाइन जो है लाइनें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना हो तब आपको पुस्तकों की ओर लौटना होता है। आप पुस्तक को हाथ में लेकर, बैठकर, लेटकर, पुस्तक के स्पर्श से एक अलग अनुभूति होती है। गुलजार साहब की तो एक बड़ी प्रसिद्ध कविता भी है, पर हमारे पास समय की कमी है। मैं महेंद्र जी से जानना चाहूंगा, महेंद्र जी आप सहमत होंगे संजीव जी से, और आपकी दृष्टि में बदले समय में हमको किस तरह का बदलाव लाना चाहिए? बदलाव आपने जो बताया कि लोग दूर जा रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ दिवाળી अंक योजना होती है। दिवाળી अंक योजना 10 साल से पहले 200 खाली सभासद थे। अब हमारे यहाँ दिवाળી अंक के लिए खाली 2000 सभासद है। क्या बात। हाँ, तो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग किताब पढ़ रहे हैं, गूगल पे पढ़ रहे हैं, फेसबुक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि लोग अभी किताब नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा दावा है। एक बहुत अच्छी बात महेंद्र जी ने यहाँ कही, आशा जनक एक चित्र है। और खास तौर पर मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र में मराठी के साहित्य में विशेष तौर पर दीपावली अंक की एक बहुत ही अभिनव कल्पना है। वर्षों से यहाँ पर वो चलन है, परंपरा है, और मुझे लगता है कि हिंदी क्षेत्र में और अन्य जो भाषाएं हैं उन्होंने भी दीपावली अंक की जो परंपरा है वो आरंभ करनी चाहिए। उस तरह की कोई एक योजना अपने यहाँ आरंभ करनी चाहिए जिसमें पाठकों का एक अलग ही समर्थन उनको मिलता है। आदरणीय संजीव निगम जी, आदरणीय मधु मिलिंद मेंदले जी, आप लोगों ने आज के लिए समय निकाला, एक महत्वपूर्ण चर्चा, और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को केवल पुस्तकों तक नहीं, हम चाहते थे कि पुस्तकालय के भीतर हम प्रवेश करें, किस तरह की कठिनाइयां होती हैं, पुस्तकालय आज के समय में कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह की धरोहर को आगे लेकर जा रहे हैं, उनके सामने भविष्य की चुनौतियां क्या है, इस विषय को भी आप लोगों के सामने लेकर चलें। सफदर हाशमी जी की पंक्तियां कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। जब तक मनुष्य तब तक किताबें रहेंगी, तब तक जब तक मानवता है तब तक किताबें बची रहेंगी। इस आशा के साथ आज की इस वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे भेंट होगी संवाद के अगले किसी अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, दोनों को भी धन्यवाद।